नमस्कार। डीडी न्यूज़ पर सांकेतिक समाचार के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह और मेरे साथ हैं हमारी सहयोगी बीना सिंह। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद में सुरक्षा के नाम पर विपक्ष का हंगामा, दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। सदन में अमर्यादित व्यवहार के चलते टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन और लोकसभा में डीएमके की कनिमोझी सहित निचले सदन के कुल 14 सांसद शीतकालीन सत्र के शेष भाग के लिए निलंबित। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने विवादित परिसर के सर्वे को दी मंजूरी। सर्वे कमिश्नर की होगी नियुक्ति। भारतीय शेयर बाजार में दिखा जबरदस्त उछाल। प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स पहुंचे नए ऑल टाइम हाई पर। लगभग सभी क्षेत्रों में देखी गई खरीदारी। सेंसेक्स 929.60 अंक, जबकि निफ्टी 256.36 अंक की बढ़त के साथ बंद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी संसद ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ महाभियोग जांच को दी मंजूरी। बेटे हंटर बाइडेन के विवादास्पद अंतर्राष्ट्रीय सौदों के लेन देन को लेकर जांच को मिली हरी झंडी। डेमोक्रेट्स ने इस कदम को बताया राजनीति से प्रेरित। यूरोपीय संघ में यूक्रेन की सदस्यता पर ब्रसेल्स में उच्च स्तरीय सम्मेलन। 50 बिलियन यूरो के व्यापक आर्थिक पैकेज पर भी यूरोपीय संघ के नेता करेंगे विचार। और खेल की खबरों में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और निर्णायक T20 मुकाबला आज। सीरीज बराबरी के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। ये थी हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले खबर संसद से। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में दोनों सदनों में आज विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राज्यसभा में विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, जिसके कारण राज्यसभा की कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में डेरेक ओब्रायन को शेष सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। डेरेक ओब्रायन संसद में सुरक्षा में चूक को लेकर हंगामा कर रहे थे और डेरेक ओब्रायन के खिलाफ निलंबन मामला प्रिविलेज कमेटी के पास भेजा गया है। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल डेरेक ओब्रायन के खिलाफ सदन में प्रस्ताव लाए कि डेरेक ओब्रायन ने निलंबन के बावजूद सदन से बाहर ना जाकर सदन के बाकी सदस्यों के अधिकारों का हनन किया है और सदन को लगातार बाधित किया है। इसलिए डेरेक मामले को प्रिविलेज कमेटी के लिए भेजा जाए और 3 महीने में प्रिविलेज कमेटी इस पूरे मसले की जांच कर सदन के सामने अपनी रिपोर्ट रखेगी। सभापति ने इस प्रस्ताव पर सदन से अनुमति ली और सदन ने ध्वनिमत से इसे पारित किया। अब डेरेक ओब्रायन के खिलाफ निलंबन मामला प्रिविलेज कमेटी के पास भेजा गया है और 3 महीनों में इसकी जांच कर सदन में रिपोर्ट रखी जाएगी। The House takes a serious note of the conduct of Shri Derek O'Brien, member who was suspended from the service of the Council under Rule 256(2) to deliberately continue in the chamber in gross violation of Rule 256(3) and disregarding repeated directions imparted by the chair, thereby compounding his offence and committing a serious contempt of the House and breach of privilege of members, and agrees that the matter be referred to the Committee of Privileges of the Rajya Sabha for examination, investigation and report within a period of 3 months.
और विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की भी कार्यवाही आज बार बार स्थगित की गई। बाद में हंगामा रुकता ना देखकर लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में लगातार हंगामा करने के कारण डीएमके की कनिमोई सहित कुल 14 सांसदों को शीतकालीन सत्र के शेष भाग के लिए निलंबित कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में कल हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि ये घटना हम सबको प्रभावित करने वाली है और हमें मिलकर काम करना है। इंक्वायरी शुरू हो चुका है सर। ऐसे इंसिडेंट जो पहले भी जब हुआ था, जो कुछ भी सिस्टम इसमें इंक्वायरी करने के लिए उस टाइम के स्पीकर जो कुछ भी कार्रवाई किया था, उसी तरह आज का स्पीकर भी बहुत संवेदनशील थे। माननीय स्पीकर ने आदेश दिया है और सरकार भी इसमें बहुत ही संवेदनशील है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं तो कृपया कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए मैं उन लोगों से अपेक्षा करता हूं, कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए सब लोग बहुत चर्चा में भाग लेने के लिए भी बैठे हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिल है, ये विनंती करते हुए हाउएवर सर मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं। आई एम सॉरी टू से दैट इट हैज बिकम द हैबिट of the some members to politicize all the issues. I once again request them not to politicize the issue. और इस बीच संसद की सुरक्षा में हुई चूक के बाद आज परिसर में सुरक्षा के इंतजाम और कड़े कर दिए गए। साथ ही मीडिया कर्मियों को भी मुख्य मकर द्वार से दूर ही रखा गया है। सुरक्षा की कई एजेंसियां संसद भवन परिसर में तैनात हैं। सुरक्षा के मुद्दे पर बैठकें भी की जा रही हैं। इससे पहले लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने संसद की सुरक्षा में सेंध से जुड़े मामले की जांच का निर्देश दिया है। इसके लिए सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह के नेतृत्व में एक जांच समिति गठित की गई है। जांच समिति संसद में सुरक्षा सुधार संबंधी सुझावों सहित सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी सौंपेगी। फिलहाल दर्शक दीर्घा का पास जारी नहीं होंगे और सांसदों के निजी सहायकों का प्रवेश भी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नई दिल्ली में विज्ञान भवन में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुईं। राष्ट्रपति ने ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। ऊर्जा मंत्रालय से जुड़ा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आयोजित, जिसमें कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पर्यावरण को लेकर भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यही वजह है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में 10 सालों में भारत 30 से 7वीं रैंकिंग में पहुंच गया है। में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लीड आईटी 2.0 का शुभारंभ किया है, जिसके तहत इंक्लूसिव एंड जस्ट इंडस्ट्री ट्रांजिशन पर जोर दिया जाएगा। ये पर्यावरण को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का परिणाम हुई है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की रैंकिंग में हमारे देश 10 वर्षों की अवधि में 30 से 7वें स्थान पर पहुंच गया है। और वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि भारत ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण को लेकर बेहद गंभीरता और जिम्मेदारी से काम कर रहा है, जिसके चलते COP21 में उत्सर्जन क्षमता को 33% से कम करने के लक्ष्य हमने 11 साल पहले ही हासिल कर लिया है। हम लोगों ने यह प्लज किया था COP21 के 1 में कि 2030 तक हम अपनी एमिशंस इंटेंसिटी को 33% से कम करेंगे। हमने इस लक्ष्य को 2019 में अचीव कर लिया, 11 साल पहले।
We achieved this target in 2019, 11 years ahead of our target date. And a major credit for that should go to the organization which has organized this, the Bureau of Energy Efficiency. आगे की खबरों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिल्ली के द्वारका में ICMR के रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा सहित प्री क्लिनिकल रिसर्च सुविधा, इनोवेशन कॉम्प्लेक्स, गेस्ट हाउस, कॉन्फ्रेंस हॉल और ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार और डॉक्टर SP बघेल भी उपस्थित थे। केंद्र सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मिशन मोड में बढ़ा रही है ताकि लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिल सके। मैंने एक टास्क फोर्स बनाया मिनिस्ट्री में। मैंने कहा कि ऐसे जितने रेयर डिसीज हैं जो हमें 80-90 लाख में एक साल का कोर्स देते होंगे तो दुनिया को यही प्राइस में देते होंगे, तो उसमें गरीब बच्चे तो इलाज ही नहीं करवा पाते। सभी लोगों को हेल्थ एक्सेसिबल और अफोर्डेबल होनी चाहिए। उसमें क्या हमारा साइंटिस्ट, हमारा रिसर्च, हमारा इनोवेशन हमें सपोर्ट कर सकता है क्या? मैंने एक टीम को काम पे लगाया। मुझे बताते हुए खुशी है, हाइड्रोक्सी यूरिया सस्पेंशन में इंडिया में बनाना चालू कर दिया इस साल में। अगली खबर, इसरो के चेयरमैन डॉक्टर S सोमनाथ ने कहा है कि साल 2035 तक भारत अपना खुद का भारतीय स्पेस स्टेशन बनाना शुरू कर देगा। उन्होंने बताया कि योजना के मुताबिक साल 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चांद पर लैंड करवाने की दिशा में काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये दोनों लक्ष्य इसरो के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखे हैं। डॉक्टर सोमनाथ राष्ट्रपति भवन में एक व्याख्यान में बोल रहे थे। We would like to build the Bharatiya Antariksha Station soon, and we have already given the direction. Our Honorable Prime Minister has reviewed it and he has given us a direction. You must build it by 2035. An operational space station where human beings can go, dock and work, and we are working on this option. And before we actually build 2035 the space station, we'll have its first module of the space station launched by 2028 itself. And that will be a robotic space station, but the manned space station will come up only by 2035 because we need new rocket to do that. एक बड़ी खबर विदेश मंत्रालय की तरफ से। विदेशी भर्ती के लिए एजेंटों द्वारा अधिक कीमत वसूलने, फर्जी विदेशी नौकरियों की पेशकश और अवैध भर्ती को लेकर विदेश मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार का कहना है कि विदेशी नौकरी चाहने वालों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जिन्हें अपंजीकृत भर्ती एजेंटों द्वारा फर्जी नौकरी की पेशकश के माध्यम से धोखा दिया जाता है। इस तरह की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विदेश में नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों से अनुरोध किया है कि वे केवल पंजीकृत भर्ती एजेंटों यानी कि RA रजिस्टर्ड एजेंट्स की सुरक्षित और कानूनी सेवाओं का ही उपयोग करें। सभी पंजीकृत RA को एक लाइसेंस नंबर जारी किया जाता है, जिसे उनके कार्यालय परिसर और समाचार पत्रों और सोशल मीडिया सहित उनके विज्ञापनों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाता है। संभावित प्रवासियों को सलाह दी जाती है कि वे सरकारी वेबसाइट www.emigrate.gov.in पर जाकर RA की वास्तविकता की जांच कर लें और सक्रिय RA की सूची लिंक पर क्लिक करें। सभी अपंजीकृत एजेंसियों को विदेशी भर्ती गतिविधियों में शामिल न होने की चेतावनी दी जा रही है। ऐसी गतिविधियां उत्प्रवास अधिनियम 1983 का उल्लंघन है और ये मानव तस्करी की श्रेणी में आता है, जो एक दंडनीय आपराधिक अपराध है। खबर शेयर बाजार से। भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी का सिलसिला जारी रहा और प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। इस दौरान बाजार में लगभग सभी क्षेत्रों में खरीदारी देखी गई, जो कि निवेशकों के लिए छप्पर फाड़ रिटर्न लेकर आया है।
गुरुवार के कारोबारी सेशन के बाद सेंसेक्स 929.60 यानी कि 1.33% अंकों की बढ़त के साथ 70,514.20 के स्तर पर, जबकि निफ्टी 256.36 यानी कि 1.23% अंकों की मजबूती के साथ 21,182.70 के लेवल पर बंद हुआ। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन इंट्राडे के दौरान सेंसेक्स 1,000 अंकों से भी अधिक उछला, जबकि निफ्टी भी 21,200 के पार पहुंचने में सफल रहा। आर्थिक जगत की कुछ और खबरों में, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। एडीबी ने सितंबर में 6.3% विकास दर का अनुमान लगाया था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि उम्मीद से ज्यादा 7.6% रही, जिसके चलते बैंक को अपने अनुमान में ये बदलाव करना पड़ा। बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग, खनन, निर्माण और उपयोगिता में दोहरे अंक में तेजी रही है। हालांकि पूरे वित्त वर्ष में कृषि की विकास दर थोड़ी धीमी गति से बढ़ने का अनुमान है। इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, इसीलिए विकास दर में ऊपर की ओर संशोधन होगा। एडीबी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने विकास दर के पूर्वानुमान को 6.7% पर ही बरकरार रखा है। वित्त वर्ष 2023-24 में उपभोक्ता खर्च और निर्यात में धीमी वृद्धि के बावजूद सरकारी खर्च से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारतीय मुद्रास्फीति को 5.5% के अपने पहले के पूर्वानुमान को बरकरार रखा है। एडीबी ने साल 2023 में चीन में विकास दर 5.2% तक पहुंचने का अनुमान लगाया है, जो सितंबर में 4.9% के पिछले पूर्वानुमान से अधिक है। बैंक ने साल 2024 में चीन की विकास दर धीमी होकर 4.5% पर आने की संभावना भी जताई है। दीपावली और धनतेरस के मौके पर दोपहिया वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री भारतीय अर्थव्यवस्था की एक मजबूत स्थिति को पेश करता है। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में रिकॉर्ड बिक्री ने ये साबित किया है कि वहां की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं और लोग खुद को विकास की भागीदारी में अपने आप को जोड़ रहे हैं। इस साल अक्टूबर में देश में बेची गई 15.08 लाख मोटरसाइकिल और स्कूटरों की तुलना में नवंबर के महीने में 22.47 लाख इकाइयों से अधिक की वृद्धि देखी गई है। यह आर्थिक विकास के कारण ग्रामीण बाजारों में खरीदारों के आशावादी रवैये को दर्शाता है। भारतीय ऑटो रिटेल उद्योग ने पिछले महीने 28.54 लाख वाहनों की कुल बिक्री दर्ज की, जो 20 मार्च के पिछले उच्चतम स्तर को पार कर गई। दोपहिया वाहन उद्योग ने पिछले महीने अब तक की सबसे ऊंची बिक्री का आंकड़ा दर्ज किया है। जी-पे शिखर सम्मेलन में 28 सदस्य देशों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन के समापन पर एआई के जोखिमों, विशेष रूप से गलत सूचना, दुष्प्रचार, व्यक्तिगत डेटा, मानवाधिकारों और लोकतंत्र के लिए खतरों पर विशेष जोर दिया गया। केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डीडी न्यूज़ को दिए गए खास साक्षात्कार में ये जानकारियां दी। Very tremendous and an important New Delhi declaration that was adopted unanimously by 29 countries yesterday that speaks to the future of AI, that speaks to the need for these 29 countries to work together to create a governance framework for AI, and secondly, to work together to really create cutting-edge collaborative AI platforms for healthcare, for agriculture, that can benefit the peoples of all the countries in the world. And third, most importantly or equally importantly, yesterday it was decided
by all of the countries that the future of AI should be inclusive, that it should not be left to one or two countries alone, that countries led by India, which our Prime Minister has already done with DPIs, that we must include countries of the global south as we shape the future of AI. अगली खबर, संसद में सेंध लगाने के मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरोपियों की 15 दिनों की रिमांड मांगी है। अदालत में पेश चारों आरोपियों को कोर्ट की तरफ से वकील दिए गए हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर स्थित शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे को मंजूरी दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार दोपहर 2 बजे मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि केस की पोषणीयता और कोर्ट कमिश्नर भेजे जाने संबंधी अर्जी पर अपना फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति मयंक जैन की पीठ ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सर्वे को मंजूरी दे दी है। बता दें कि पीठ कुल 18 सिविल वादों की सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट ने आदेश के अनुसार सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी, जो कि पूरे सर्वे की निगरानी करेंगे। कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने फैसले को ऐतिहासिक करार दिया और बताया कि कोर्ट ने हिंदू पक्ष के आवेदन को स्वीकार कर लिया है, जहां एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग की गई थी। उन्होंने बताया कि सर्वे की प्रक्रिया और रूपरेखा 18 दिसंबर को तय होगी। की एप्लीकेशन सुनी जाए, उस आर्गुमेंट को माननीय न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया है। एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, उसकी क्या मोडेलिटीज होंगी, उसके लिए माननीय न्यायालय ने 18 दिसंबर लगाई है, जिसमें मोडेलिटीज तय की जाएंगी कि इस एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे। ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। पर मूल बात यह है, एडवोकेट कमीशन वहां जाने का ऑर्डर, हमारी जो एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन 130 गा, उसको माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और एडवोकेट कमीशन जारी करने का आदेश कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत फिलहाल बरकरार रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत को 8 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में 8 जनवरी के लिए सुनवाई टल गई है। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को सरेंडर करने को कहा है, लेकिन सत्येंद्र जैन ने कहा कि वो गिर गए थे, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर आ गया है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत एक बार फिर से बढ़ा दी है। सबरीमाला में भारी भीड़ को लेकर विरोध प्रदर्शन के बीच भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य कुम्मनम राजशेखरन के नेतृत्व में एक टीम ने आज सबरीमाला का दौरा किया और वर्तमान स्थिति और भक्तों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अब खबर खेल के मैदान से। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रहे 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। अभी अफ्रीका के पास 1-0 की बढ़त है। ऐसे में टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज को ड्रॉ करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। इसी के साथ सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें और पूरी टीम को और साथ में हमारी सहयोगी बीना सिंह को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।